नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक और एपिसोड में जिसका नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline। सोहित मिश्रा मेरे साथ हैं। सोहित, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ संकेत, आप कैसे हैं? दर्शकों, जब से हमने इसकी शुरुआत की है मुझे लगता है केवल 2 बार हम नहीं कर पाए हैं, एक बहुत पहले और एक पिछले हफ्ते, वरना हम लगातार हर रविवार को आपके सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी जानकारियों का आपके सामने लेकर आ रहे हैं। संकेत, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इस बीच बहुत सारी चीजें हो गई, बगावत हो गई राजनीति में, कॉकरोच दिल्ली आ गए, उसके बाद कॉकरोच अब पूरे देश भर में घूम रहे हैं। उनको मारने के लिए लोग हिट स्प्रे लेकर के भी घूम रहे हैं, लेकिन कॉकरोच है कि मानता नहीं। तो कॉकरोच अब अपना घूम रहा है, उसको कुछ और लोगों का साथ भी हो गया है। कितना इम्पैक्ट बना पाएगा नहीं बना पाएगा उसको लेकर के सर्वेक्षण भी होने शुरू हो गए हैं। कितनी भीड़ जुटा पाया या नहीं जुटा पाया जंतर मंतर में, उसको लेकर के बातचीत तो खैर हुई ही हुई। लेकिन एक बात यह है कि लोगों के जहन में, लोगों के मन में बातचीत का एक केंद्र कॉकरोच जरूर बना है। बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा करेंगे आज कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है, उनके आंदोलन को लोग किस तरह से देखते हैं और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा टॉपिक है वो है कि कैसे एक बार फिर से आप जो वोटर हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप किसे भी वोट दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये जो सांसद हैं, ये जो नेता हैं, ये चुनाव जीतने के बाद अपनी अपनी डीलिंग कर लेते हैं। और जैसा हर बार की तरह हमने देखा है, जो चीजें महाराष्ट्र में होती हैं वो चीजें कहीं और होती हैं। तो जो चीज शिवसेना के साथ यहां पर हुई थी, वही चीज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे उनके सांसदों का अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हर एक चीज बदल जा रहा है। एक महीने बाद किस तरह से चुनाव के 1 महीने पहले तक जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेता ममता बनर्जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से मिलने की बात कर रहे हैं। और किस तरह से असली शिवसेना नकली शिवसेना का यहां पर चीजें चल रही थी, उसी तरह से असली टीएमसी कौन है, नकली टीएमसी कौन है, किस तरह से बगावत होगा। फिर से वही शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, राघव चड्ढा पर हम कुछ हफ्तों पहले चर्चा कर चुके थे। अब तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, उसे हम लोग कैसे देखते हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन संकेत, मुझे लगता है कि शुरुआत करने से पहले जो नियम कायदे हैं वो लोगों को बताने जरूरी हैं कि दर्शकों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन है उसे दबाएं। और नीचे 2 चैनल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। तो इन दोनों चैनल के आगे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उनके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करें। ऐसे में होगा ये कि हफ्ते भर संकेत अपने चैनल पर और मैं मेरे चैनल पर जो सारी चीजें करते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और रविवार को तो हम आते भी रहेंगे। अब यही अपील संकेत करेंगे और फिर संकेत आप ही कॉकरोच की शुरुआत करें, क्योंकि दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, भले ही वो लड़का महाराष्ट्र का क्यों ना हो, तो आप ही इसकी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, अपील तो सोहित ने करी दी, तो मैं बस इतना बोल देता हूं कि प्लीज काइंडली जो सोहित ने बोला है उसको आप अमल कर दीजिए। 2 नीचे चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारा बड़ा भला हो जाएगा और आपको अग्रिम आभार। सबसे पहले आइए कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करें। जी हाँ, पिछले हफ्ते हम लोग एपिसोड दरअसल कर नहीं पाए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, तो इस वजह से फिर क्या है कि आप जानते हैं इस देश में लाख बात हो, एकदम विद्युत गति से चलने वाला इंटरनेट, लेकिन आप जानते हैं कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो विद्युत की तो स्थिति ये है अभी उत्तर प्रदेश में कि अगर आपको थोड़ी बहुत बिजली मिल जाए तो बहुत अपने आप को धनी समझिए, और इंटरनेट तो अब ठीक है, जैसा है सो है। तो वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम कॉकरोच पर पिछले हफ्ते नहीं बोल पाए क्योंकि बोलने को बहुत कुछ था। लेकिन खैर कोई नहीं, वो कॉकरोच भी हैं, बाज थोड़ी आए हैं। वो दिल्ली के बाद टहलने निकल गए पूरे देश भर में, पुणे में आंदोलन, फिर और भी जगह जगह होगा, पूरा अपना ट्रैवल आइटिनरी दे दी। जैसे कि एक रॉक शो का कॉन्सर्ट होता है ना कि विशाल मिश्रा पागलपन टूर, वैसे ही और कोई रॉक बैंड उसका पूरा यूएसए भर में, सिएटल में शो, फलानी जगह, वैसे अभी कॉकरोच जो है वो रॉक कॉन्सर्ट पे निकले हुए हैं। वो अपना पूरे देश भर में अपना वो सब
करेंगे और जहां जहां जा रहे हैं वहां के लोगों को, जैसे कर्नाटका गए तो वहां प्रकाश राज को रिझा रहे हैं, सोनम वांगचुक तो उनके साथ हैं ही। मोटी मोटी बात, जैसे कि हमने शुरुआत में कही सोहित, सीधी सी बात है, मुझे ऐसे लगता है कि यू लाइक देम और हेट देम, यू कांट इग्नोर देम, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यू जेनजी लेक्सिकॉन। आप उसके प्रोपोर्शन पर बात कर सकते हैं कि पहले बड़ा देखो बहुत तेज 22 मिलियन, अब हवा हो गए, फुस हो गए, ये वो नहीं, ये बहुत गलत रीडिंग होगी। मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूं। मेरा ये कहना है कि शुरुआत में ऑनलाइन कैप्चर किया और अब इंडिया आकर के ये जो टूर हो रहा है ना अलग अलग शहरों में, ये उसका जमीनी फुटप्रिंट तैयार करने की एक रणनीति है। ऐसे ही आधार बनाया जाता है। अब आप सोचिए फिर ये साइक्लिकल होगा। आपने दिल्ली में किया, दिल्ली में आपको जो भी सफलता असफलता हाथ हुई, एक बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि अमित शाह की मास्टर स्ट्रोक बिशन सिंह बेदी की तरह ऐसे ऐसे स्पिन मारी कि चित्त रह गए अभिजीत दीपके। वो सोच रहे थे वो आएंगे, उनको मना किया जाएगा, आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे, महात्मा गांधी की तरह ऐसे यूं निर्देश देंगे कि देखो हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। हुआ ये कि एयरपोर्ट में ही इजाजत मिल गई, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी नहीं जाने पड़ा। ये एक बात बोली जा रही है दिल्ली में कि इनका तो फुस कर दिया केंद्र सरकार ने, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही पैदा नहीं किया और 5 बजे का आंदोलन 4 ही बजे सिमटने लगा। लेकिन ये एक नजरिया है देखने का। दूसरा नजरिया ये है कि आपने एक आंदोलन किया दिल्ली में और अब आप दिल्ली में दोबारा केंद्र में, देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया था सोहित, सारी चीजें एकत्रित थी दिल्ली में ही, जंतर मंतर। नेशनल मीडिया की वो अटेंशन में जरूर था, लेकिन अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे ही सही ये जो अलग अलग जा रहे हैं ये वहां वहां के स्थानीय मीडिया में अपना अटेंशन गैदर करेंगे और फिर आज के इस डिजिटल युग में, इंस्टाग्राम और एक्स के युग में, वो सारी तस्वीरें फिर उड़ेल देंगे सोशल मीडिया पर और उसकी वजह से आपको वो नेशनल फुटप्रिंट और वो सारी चीजें मिलेंगी। हां, जो शुरुआती चैटर था ना कि आप कॉकरोच बस बोल दीजिए और उसके बाद धनाधन व्यूज, वो वाली सिचुएशन अभी नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड पर बेस बनाने वाली सिचुएशन है। और मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं कि आप किसी भी मूवमेंट को, मूवमेंट कह लीजिए, पॉलिटिकल आउटफिट कह लीजिए या फिर प्रेशर ग्रुप कह लीजिए, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूं, ना मूवमेंट ना पॉलिटिकल पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी इज एक्चुअली अ प्रेशर ग्रुप इन द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। बिल्कुल, आपने एक ये दिखाया कि जैसे कि आपने कहा कि 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक नजरिया आपने बताया कि कैसे अमित शाह ने संकेत इसकी हवा निकाल दी, दूसरा आपने बताया कि कैसे ये धीरे धीरे सब जगह पर जा रहे हैं। अब मैं तीसरा नजरिया भी बताता हूं जो कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। वो ये दिया जा रहा है कि देखो, अगर हमारे लोग जाते हैं, किसान आते हैं दिल्ली, रेसलर प्रोटेस्ट करने आते हैं, किसी को परमिशन नहीं मिलता है, दीपके आते हैं और परमिशन मांगने से पहले ही दे देते हैं, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं तो इसे सेट नहीं किया है, कहीं ये अन्ना 2.0 तो नहीं है, कहीं ये अरविंद केजरीवाल प्रेरित, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी प्रेरित ये देश भर में ले जाने की कोशिश तो नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज की जो शुरुआत है वो हर तरफ से शुरू हुई है। क्या लेफ्ट विंग, क्या राइट विंग, क्या कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी, हर कोई इसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कॉकरोच जनता पार्टी को ला रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले दिल्ली में आंदोलन किया, फिर पुणे में किया, फिर लखनऊ में किया। जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जानकारी मेरे पास है, वो अमृतसर जाने वाले हैं, फिर बेंगलुरु जाने वाले हैं, हैदराबाद जाने वाले हैं, जयपुर जाने वाले हैं और फिर दिल्ली आने वाले हैं। और इसके जरिए एक बार फिर से जो प्रेशर है वो बनाने की कोशिश है, धर्मेंद्र प्रधान पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। संकेत, ये तो आपको देखना होगा कि ये जो यूथ का एंगर है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। मेरा ये मानना है कि जितने भी मैं जेन जी लोगों से बात कर रहा था जो हमेशा यही कहते थे पढ़ाई खत्म कर कैसे भी इस देश के बाहर जाना है और बाहर सेटल होना है, वो कम से कम अपने मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू ही सही क्यों ना हो वो बात करने लगे हैं। अब इसे देखने का संकेत एक दूसरा नजरिया ये भी है कि अगर चुनाव के समय ये करते तो आप कहते कि चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अब तो चुनाव नहीं है, फिर भी जब आंदोलन होगा और तब भी अगर सवाल उठेगा कि अब क्यों कर रहे हैं, तब क्यों कर रहे हैं, तो ये कम से कम मैं कम से कम मानता हूं कि यार इस देश में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, वो किसी का टीम बी हो, टीम सी हो, जब तक वो सही से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर विपक्ष के लोगों को भी इस पे सवाल है तो
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही तो यह आंदोलन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर कोई और मांगे तो इससे किसी के पेट में दुखने की कारण नहीं होनी चाहिए या किसी को बुरा लगना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आंदोलन किसी एक का नहीं हो सकता। आंदोलन अगर होता है तो हर किसी का होता है। और हाँ, आप ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर तो इनके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पर सड़कों पर हजारों लोग ही उतर रहे हैं, सैकड़ों नहीं तो ये भी आपको देखना होगा कि इंस्टाग्राम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें देश दुनिया से लोग जुड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंस्टाग्राम में 15 दिन पहले शुरू हुआ एक जो सार्काज्म के जरिए एक जो जिसकी शुरुआत की गई, उसके लिए संकेत आपने भी इतने सालों से पत्रकारिता की है और देखा है कि हजारों लोग भी जुड़ रहे हैं केवल और केवल 15 दिन पहले बने हुए एक पेज के जरिए। इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। इसका आगे जाकर क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित है नहीं है, और जब समय आएगा, जब वोटिंग आएगा, तब इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जब ये एक पॉलिटिकल रूप लेगा। फिलहाल क्या आप इसे एक बड़ी उपलब्धि नहीं मानते हैं कि सोशल मीडिया, जहां पर किसी को भी लाइक करना या सब्सक्राइब करना या किसी के चैनल को फॉलो करना बड़ी बात नहीं है, आप 1 सेकंड में वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर हर जगह पर, बेंगलुरु में भी भीड़, पुणे में भी भीड़ नजर आई, दिल्ली में भी भीड़ नजर आई, लखनऊ में भी भीड़ नजर आई। भीड़ कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन महज 15 दिन पहले शुरू हुए इस पूरे चीज पर इतने भीड़ को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है संकेत कि ये आगे बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर इनसे सवाल ये भी पूछना चाहिए कि आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की, वो तो दे नहीं रहे, आप केंद्र सरकार के लोग आपको कुछ कह नहीं रहे, आप ये आंदोलन कब तक करेंगे? आगे का आपका प्लान क्या है? आपके जो स्पोक्स पर्सन है, उनका जो आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है, उसे लेकर लगातार सवाल उठने लगा है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका इन्हें भी जवाब देना है, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इसे शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसे में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कम से कम मैं इसे देखता हूं। संकेत, आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, इसमें 2 तरीके हैं इसको देखने को सोहित। एक तो है जो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर कॉकरोच जनता पार्टी के मंशा पर शक किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, एक लोकतंत्र में इसकी भी इजाजत होनी चाहिए। आपको अगर कोई आंदोलन कर रहा है, तो अगर आप लोगों को चेताना चाहते हैं, तो ये आप एक समझ लीजिए कि एक प्रेशर ग्रुप ऑन द प्रेशर ग्रुप हो गया। ये आपने एक स्ट्रोब लाइट्स जिसे कहते हैं ना, पुलिस की जो स्ट्रोब लाइट होती है, वो उस तरीके की चीज इस आंदोलन पर भी है। अब कांग्रेस के इस दबाव के चलते या फिर बीजेपी के इस दबाव के चलते प्रेशर है दीपके के ऊपर, प्रेशर है सौरभ दास के ऊपर, प्रेशर है आशुतोष रांका के ऊपर कि वो अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उससे जरा सा भी इधर उधर होंगे तो आप देखिए इतने बड़े बड़े जो महारथी हैं, ये जो मठाधीश हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर पर्पस। तो मैं तो कह रहा हूं इसको निंदक नीरे राखे की तरह देखें दीपके, सबसे पहली बात। और जो आलोचना कर रहे हैं खासतौर से पॉलिटिकल, मैं अभी जैसे कांग्रेस में मैं देख रहा हूं ये बहुत ही लाउड अग्रेसिव मैसेजिंग है कि बिके हुए हो, तुम्हें कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा, ये वो। भाई ऐसा है, भाई मेरा तो ये कहना है कि आपको ये सारी चीजें तो आपके पास भी थी, ये राइट तो आपके पास भी थी ना कि आप लोगों का अटेंशन कैप्चर करें। जब कॉकरोच जैसा कमेंट आया तो आप भी इस तरीके का सार्केज्म वाला हैंडल बना लेते। ऐसा क्यों हुआ कि आप जो ऑपोजिशन स्पेस में आप ये समझते हैं कि मतलब आप ही वो धुर हैं, वो धुरी हैं, है ना, धुरंधर जिसे कहा, धुर को धारण करने वाला, कि आपके ही इर्द गिर्द सब ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स आपके इर्द गिर्द हो, सब आप में विलय कर जाएं। भाई दिस कैन बी अ विशफुल थिंकिंग, हो या ना हो वो नहीं होता, और ये विविधता के खिलाफ है। ठीक है, बीजेपी भी तो यही कर रही है, केंद्र में रहने के लिए वो हर किसी को आंधे अपने में मिला ले रही है, जिस स्टोरी पर अभी हम आएंगे तृणमूल कांग्रेस वाली और स्टोरी पर। बट द पॉइंट इज टू क्रिटिसाइज कॉकरोच जनता पार्टी फॉर हैविंग कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द यूथ इज एब्सर्ड। ये बेवकूफी है। कैसे लोग हमेशा आप ही के साथ रहे, और वो अगर अपना कुछ बोल भी रहा है। यहां पर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं सोहित, और वो दूसरा पॉइंट ये है कि मैसेज क्या है और उस मैसेज को एम्पलीफाई कैसे किया जा रहा है। अगर वो मैसेज एम्पलीफाई कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से हो रहा है, और देखिए आप वो बहुत फोकस, हम लोग ये पहले एपिसोड्स में भी बात कर चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस है। कांग्रेस बीइंग अ लार्ज पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं कर सकते,
और तमाम और चीजों, तृणमूल पे भी बोलेंगे वो, और भी इकोनॉमी पे भी बोलेंगे वो, दसियन और चीजों पर भी बोलेंगे। लेकिन ये जो है कॉकरोच, इनका फोकस अभी ज्यादा क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर प्रेशर दे रहे हैं, एग्जाम, नीट, इन सारे मुद्दों पर। तो मेरा यह कहना है कि आप इसको फोर्स मल्टीप्लिकेशन की तरह देखिए ऑफ द एनहेंसमेंट ऑफ द मैसेज। अगर आपका संदेश मैग्नीफाई हो रहा है, सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है सोहित, इस तरीके से हो रहा है क्योंकि अभी भारत मंडपम पर नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में तमाम मंत्री सब आए, और उसमें मीडिया वालों को भी आमंत्रित किया गया, और सारे मंत्रियों के नाम की पट्टी वहां पर लगी, सो एंड सो फलाना मंत्री, सो एंड सो फलाना मंत्री। और बीजेपी एज अ वेल ऑयल्ड मशीनरी इट इज, निर्धारित किया गया लोगों को कि ये मंत्री इन मीडिया वालों से बात करेंगे, ये वाले इनसे बात करेंगे, सब डिवाइड। धर्मेंद्र प्रधान की भी पट्टी थी वहां पर, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन किसी ने बीजेपी में यह सोचा होगा, अरे यार इसकी पट्टी हटा लो, न जाने क्या पट्टी पढ़ा दे, कुछ बोल बाल देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इनके नाम की पट्टी हटा दो। तो वो पट्टी हट गई। मेरा यह कहना है कि ये अलग अलग, मैं नहीं कह रहा हूं ये कॉकरोच जनता पार्टी की उपलब्धि है, लेकिन ये उस मैसेज की उपलब्धि है कि आग को पानी का डर बना हुआ, ये समझ में आ रहा है कि हां कुछ गड़बड़ हो सकता है, और इस वजह से उस मैसेज को ऊपर रखा गया। मुझे भी ऐसे लगता है कि कोई भी समझदार आज की डेट में जो भी मैसेंजर हो, जो भी संदेश का डाकिया बनना चाह रहा है, ये लोग वही है ना, दीप के एक संदेश का डाकिया है, संदेशवाचक है, कांग्रेस पार्टी संदेशवाचक है। तो आप संदेश को ऊपर रखें, संदेश सर्वोपरि। प्रॉब्लम अक्सर चाहे राजनीति हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो जर्नलिज्म, यहां पर जो संदेश वाचक है, मैसेंजर बिकम्स बिगर देन द मैसेज, है ना। मेरी फोटो लग जाए ऐसे यूं, बड़ी फोटो ऐसे यूं करते हुए, ऐसे यूं विजनरी की तरह, ये सब ये हमारे मीडिया वालों को भी बीमारी है। बहुत ही कम उम्र से लोगों को यह बीमारी काट जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सीनियर्स को यह करते हुए देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये अरमान होते हैं, मैं बड़ा होकर के ऐसा ही बनूंगा, आई विल इनहेरिट दिस मेगैलोमेनिया, आई विल इनहेरिट दिस सेल्फ इंपॉर्टेंस। तो ये समाज की बीमारी है, ये नेताओं में भी है। आप कोई भी पोस्टर देख लीजिए, उसमें एक नेता होंगे, उनका बड़ा पोस्टर, फिर उससे जो 2 रैंक नीचे होगा उसका भी पोस्टर होगा, लेकिन फॉन्ट साइज में छोटा, वो छोटे से होंगे यूं साइड में, और ऐसे करते 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 साइज में सबसे नीचे वाला आदमी इतना सा छोटा सा पॉकेट साइज फोटो। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट द मैसेंजर इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द मैसेज। मैं फोटो देख लो, आपको घरों के बाहर वो याद है, वो जो नो पार्किंग के स्टिकर लगते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आपके घर के बाहर किसी जो लोग जैसे जिनका घर वर होता है, दुकानें वगैरह होती हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं, कहते हैं फ्री में नो पार्किंग का स्टिकर लगा दूं सर। तो कहते हैं लगा दो, मेरा क्या है। उसमें नो पार्किंग तो लिखा रहता है इतना सा, और उसके नीचे इतना बड़ा तो ऐड होता है उस आदमी का जिसने वो फ्री में लगाया। सो मैसेंजर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द मैसेज। और ये एक रघुकुल रीत है जो सदा चली आ रही है, और यही बीमारी कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को ना काट जाए, इस चीज का डर वाजिब है और वो बने रहना चाहिए। इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर किसी को ये बोलना कि अरे ये भी बिका हुआ है, वो भी, गंदी बीमारी राजनेताओं की, लेबल मेकर लेके हर किसी को लेबल लगाने की। केंद्र सरकार और उनके अनुयायियों में हर किसी को पाकिस्तानी का लेबल, हर किसी को एंटी नेशनल का लेबल। सार्थक सिद्धांत ने अगर टेंडर देख लिया तो वो एंटी नेशनल हो गया, निसर्गा अधिकारी एंटी नेशनल हो गया, वेदांत श्रीवास्तव ने क्योंकि अपना फिजिक्स का पेपर में मांग लिया तो वो पाकिस्तानी हो गया एग्जाम करने वाला। तो एक लेबल वो लगा रहे हैं, और एक लेबल ये विपक्ष में, यानी कि कोई भी संदेश उठाएगा तो ये लेबल लेकर के, अरे तो उनसे मिले हुए हैं, ये उनसे मिले हुए हैं, सब मिले हो, एक तुम ही सच्चे हो और कोई ना है भाई, है ना। तो ये एक तो ये इस बीमारी से अपना बचिए।
एंड प्लीज कीप द मैसेज अबव। अगर कोई आपका ही मैसेज, सपोज से भाई आज की डेट में ये कहना कि कॉकरोच जनता पार्टी ये मैसेज फैला करके और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में 300 या 400 पार हो जाएगी, ये आज की डेट में तो विशफुल थिंग है। मैं नहीं जानता आगे जेनजी क्या करेगा और आगे क्या हो जाएगा और ये किस तरह। आज की डेट में ये सुनहरे ख्वाब ही हैं, सब्ज बाग हैं। तो प्रेशर ग्रुप का अगर वो काम कर रहा है तो देन अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल बेनिफिट तो पॉलिटिकल फंक्शनरीज को मिलेगा। सो प्लीज कीप द मैसेज मोर इंपॉर्टेंट देन द मैसेंजर। ये मुझे कहना था ऑन कॉकरोच जनता पार्टी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इवन फॉर द सो कॉल्ड कॉकरोचेस, क्योंकि अभी ये होने लगा है भाई, वो किताब लेकर के चलना और वो सब, वो पूरा मतलब वो आप ये समझ रहे हैं। अच्छा, हर मूवमेंट को, हर मैसेज को देखिए, अगर हरकारा नहीं होगा, डाकिया नहीं होगा, मेरा मैसेज तो रखा रह जाएगा पोस्ट ऑफिस में, मेरे पास नहीं पहुंचेगा। मैसेंजर की जरूरत है, लेकिन मैसेंजर का काम सिर्फ डाक पहुंचा देना है। आप सोचिए, आपका डाकिया आपको चिट्ठी दे और उसके बाद बोले खोल के बताओ इसमें क्या है, देखो जरा इसमें क्या है, क्या लिखा है। जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना, मनी ऑर्डर है तो थोड़ा सा पैसा हमें भी है ना। तो अगर डाकिया ये काम करने लगेगा सोहित, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। डाकिया का काम सिर्फ संदेश पहुंचाना होना चाहिए, बस, उसके आगे नहीं। सोहित बिल्कुल। और इसमें यह भी देखना होगा कि ये कितना अपने आप को नेता मानते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है संकेत, उनके आसपास आप जब भी कुछ अच्छा करने लगो, आपके आसपास लोग आ जाते हैं जो आपको चढ़ाने का काम करते हैं। यानी कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको उनके ऑफिस के अधिकारी, अरे सर आप तो अगले प्रधानमंत्री बन जाओगे, ऐसे इनको भी तो लोग आए होंगे। कोई अच्छा पत्रकार आ रहे, तुम तो अगले ब्यूरो चीफ आ रहे, तुम तो अगले एडिटर हो। इसी तरह से इनको भी तो बोलेंगे, अरे सर आप ही तो अगले नेता हो, आपके ही पीछे लोग हैं, आपका ही चेहरा है, और वही इनके भी आसपास होगा। तो उससे आप कैसे बचते हो और आप कैसे अपने पॉइंट को टारगेट करते हो, ये देखना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और उनके जो स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि उनके आपके हर एक चीज पर नजर है। आपके पुराने ट्वीट्स को निकाला जा रहा है। तो जितनी जल्दी आपको लोग सिर आंखों पर चढ़ाते हैं, उससे ज्यादा जल्दी आपको नीचे धड़ाम करके फेंक देते हैं। और ये इतिहास ने हमेशा से सिखाया है। तो उसे लेकर वो कैसे आगे अपना रुख रखते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संकेत, यहां पर एक चीज और जोड़ने की जरूरत है, जो आपने भी कही कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसे आप पाकिस्तानी कह देते हैं। वैसे ही विपक्ष में कांग्रेस के कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस को चाहने वाले, स्पेशली ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया पर, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो भी चीज अगर कांग्रेस नहीं कर रही है तो ये हर चीज टीम बी या टीम सी है। मैं तो अब यहां पर यह कहता हूं संकेत कि आपको याद है जब हमने किया था कॉकरोच जनता पार्टी पर, वो 22.2 मिलियन तक जब पहुंच गया था और पहली बार हमने बातचीत की थी, आपने भी दीपके का आपके चैनल पर इंटरव्यू किया था, मैंने भी किया था। उसके बाद ये पूरा मामला है ना संकेत, मैं जिस तरह से देखता हूं ठंडा हो गया था। लेकिन यही जो कांग्रेस को चाहने वाले सोशल मीडिया पर लोग हैं, उन्होंने दिन रात पानी पी कर कॉकरोच जनता पार्टी को इतना गाली दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जो न्यूज से शायद निकल गया था, वो ट्रेंड था जो खत्म हो रहा था, वो ट्रेंड बना रहा और कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा बनते गया। उसके बाद जब इन्होंने आंदोलन का ऐलान किया तो देखा किसी ने अन्ना हजारे के साथ वो सौरभ दास विजेता और वो रांका के साथ में अन्ना हजारे की एक फर्जी तस्वीर बना दी। फिर अब नरेंद्र मोदी के साथ इनकी एक फर्जी तस्वीर बनाकर ये फैला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रोल नहीं करते हैं टारगेट कर करके, उसी तरह से कांग्रेस के लोग भी अगर ट्रोल करने लग गए तो आप कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये राहुल गांधी ने अब तक कॉकरोच जनता पार्टी पर अपना रुख नहीं सही किया है, या कांग्रेस पार्टी ने भी उस ऑन रिकॉर्ड तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर यह सोचकर चल रहे हैं कि केवल एक ही रास्ता है कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, तब आप काहे का लिबरल हो? आप भी तो वही कर रहे हो जो दूसरे करते हैं, माई वे और द हाईवे। तो ये सारी चीजें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था 2011 में, अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि अन्ना सिंह की कंपैरिजन होती है। शुरुआत में अन्ना हजारे पर जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या रामदेव पर जब लाठियां चलाने की कोशिश की गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये माहौल कितना बड़ा बना है और उसी को कहीं ना कहीं उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की और 2014 में उसका असर हमने देखा। मैं अब भी इसी तरह से देखता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी को पता था कि अगर इनको परमिशन नहीं दी जाती तब ये और पॉपुलर होता। आपने परमिशन देकर, अच्छा ठीक है परमिशन मिल गई ना, तब कई सारे लोग जो शायद नजर बनाए रखे तो उन्हें लगा ठीक है परमिशन मिल गया, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं
और आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने ट्रोल करते 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 आप इतने इनसिक्योर ना हो जाएं कि आप इतने सालों की पार्टी हैं और आपको लगता है कि 15 दिन पहले कोई आएगा और आपके जो मुद्दे हैं वो अगर उठा रहा है तो वो आपके टीम बी में है। आपको अगर इसका इस्तेमाल करते हो, सतीश आचार्य ने इसे लेकर एक बहुत अच्छा कार्टून भी बनाया था। दो अलग अलग भीड़ और दोनों सेम मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक इस रास्ते से कर रहा है, कोई एक इस रास्ते से कर रहा है, जिसकी वजह से जो भीड़ है वो कम हो जाती है और सत्ता के जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। तो यहां पर भी संकेत यही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो यूथ का एंगर है उसमें ये भी बात मैं आपको बता दूं कि जो पेपर लीक का पूरा मुद्दा है वो फिर से बातचीत पे आ गई। धर्मेंद्र प्रधान पर एनएसयूआई के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रेशर बन रहा था, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने उस प्रेशर को सोशल मीडिया पर ले गए। एक होता है जमीन पर आपका आंदोलन, एक होता है न्यूज चैनल में आपको लेकर खबर, लेकिन इंस्टाग्राम जो युवाओं का एक तरीके से मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर युवा अपने भाषा में बात करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है। वहां पर रील्स के थ्रू, मीम्स के थ्रू, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू 3 मिनट के अंदर ये सारी बातें कह देना, वो एक अपना एक क्रिएटिविटी का स्टाइल होता है। वो कांग्रेस जनता पार्टी ने कम से कम बड़े पैमाने पर किया कि जेन ज़ी, जो शायद धर्मेंद्र प्रधान का नाम जानता हो नहीं जानता हो, हर किसी को कम से कम ये तो लगता है कि नीट या बाकी जो पेपर लीक हो रहे हैं या लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। कम से कम आपका ही यानी कांग्रेस का ही मैसेज को सोशल मीडिया पर इन्होंने फैलाने की कोशिश की। ऐसे में अगर आपने इनको टीम बी टीम सी ना बोलते हुए अगर उसके साथ गए होते तो कम से कम मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे फायदा होता। अब वो कब पॉलिटिकल बनेंगे, 2029 का चुनाव है, आपके पास इतने सारे लोग हैं, आपकी इतनी लेगेसी है, तो आप उससे लड़ लेते। लेकिन अब आप लोग आपस में इतने डिवाइड हो गए कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा खुश है और कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें हुआ है। लेकिन संकेत, जैसे कि मैंने कहा, यह देखने को मिला है कि माई वे और द हाईवे, कोई पाकिस्तानी बोल देगा तो कोई टीम बी बोल देगा, कोई इस तरफ से ट्रोल कर देगा तो कोई उस तरफ से ट्रोल कर देगा। ये भी बॉयकॉट करने की बात करते हैं, वो भी बॉयकॉट करने की बात करते हैं। तो अगर दोनों तरफ ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको वही बना दिया जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे। वो एक सेइंग है ना कि यू बिकम द वन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं आप भी वही बन जाएं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने अपनी बात रखने की जगह होनी चाहिए। तो मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर ये लोग नेहरू के समय होते तो यही लोग सरदार पटेल को भी ट्रोल करते, क्योंकि वो नेहरू के खिलाफ बातें करते थे या नेहरू और उनके हर बात पर पटती नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी होता है कि हर कोई अगर हाँ 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 करने लग जाए तब काहे का डेमोक्रेसी। आप दूसरों को भी अपनी बात रखने का अधिकार दें। और ये बात शायद अब सोशल मीडिया पर लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को बड़ा बनाने में केवल भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स का नहीं, दूसरे साइड के भी ट्रोलर्स ने उतनी बड़ी भूमिका निभाई। और एक ट्रेंड जो धीरे धीरे लगभग खत्म हो रहा था उसे आपने इतना बड़ा बनाया कि अब वो जमीन पर अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। नहीं, एकदम आई एग्री विद यू। ये जो एक गंदी आदत है कि जैसे मैंने बोला ना कि मतलब सब धुरी आप ही रहना चाहते हैं। आप यू वांट टू बी फ्रंट एंड सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और कोई भी, और भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर आपके मैसेज में इतना जोर था, आपके इंडियन यूथ कांग्रेस वालों ने पानी के गोले खाए और उसके बाद ये मुद्दा उठाया और जगह जगह जन आक्रोश रैली, और वो आप कितने भी, ये प्रॉब्लम सीजेपी को भी आएगी सोहित। पॉइंट ये नहीं है कि आप भीड़ कितनी जुटा रहे हैं। भीड़ जुटाना हम सब जानते हैं बहुत आसान काम है। पैसा चाहिए, बसें चाहिए, कुछ प्रलोभन चाहिए, भीड़ जुट जाएगी। इस देश में भीड़ जुटाना मुश्किल नहीं है, यह मैनेज किया जा सकता है। पॉलिटिकल इकोसिस्टम्स ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। जो मैनेज करना मुश्किल है वो है इंपैक्ट, और कांग्रेस को अपने आप को इस चीज पर जज करना चाहिए। आपके मैसेज का इंपैक्ट क्या हुआ? क्या आपके आंदोलनों से क्या धर्मेंद्र प्रधान की दाढ़ भी गीली हो रही थी? क्या धर्मेंद्र प्रधान की चूल्हें भी हिल रही थी? क्या धर्मेंद्र प्रधान में डर भी था? अगेन आई एम सेइंग, ये देखो, मैसेज मोर इंपॉर्टेंट है सोहित। कॉकरोच उठाए कि कोई भी उठाए, आज की रेट में बार बार एग्जाम का लीक होना, बार बार पेपर, जिसे आपके वहां क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, पेपर फिसल जाना, छूट पेपर जाना, हाँ पेपर फूट जाना, सॉरी, हाँ फूट जाना, हाँ, तो पेपर फूटना बार बार, ये बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। उसके बाद फिर अब सीबीएसई तक बात पहुंच गई, सो ऑब्वियसली देयर इज इरिटेशन। अब
कोई भी मैसेज उठाए वो आपके अलग, अगर अलग होगा तो फिर आपकी गंदी वाली ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। आई हैव बीन अ रिसिपिएंट ऑफ द कांग्रेस ट्रोलिंग कई बार, एंड वेरी प्राउडली सो। करो भैया, बीजेपी भी होती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, वो हमारा याद है, हमारा वो वाला एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोगों ने अरविंद टैग केजरीवाल कर लेट करके गए गाली थे। दिया है। हाँ, भर भर के। ऐसे ही कांग्रेस करता है, कांग्रेस को इस चीज से दिक्कत है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंटरव्यू क्यों कर लिए। बीजेपी को तो जो दिक्कत है सो है ही। तो नेता लोग अगर खुश होने लगे ना तो उस दिन मुझे बड़ी दिक्कत होने लगेगी अपने आप से कि कहीं मैं बिक गया हूं शायद, किसी के ऐड या किसी के प्रलोभन से, किसी के 2 नंबर की कमाई से मैं कहीं बिक तो नहीं गया हूं। तो इस वजह से अच्छा है भैया, देते रहिए, ये हम लोगों का भी दिमाग सही रखता है। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोहित, छोड़ देते हैं ये अब कांग्रेस और वो देखा जाएगा। सो प्लीज कम टुगेदर ऑन द मैसेज। मैसेंजर बनने की जो होड़ है ना, ये अभी ये नया कीड़ा काटा हुआ है हर किसी को कि संदेशवाचक ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अब ये कैसे बीजेपी के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। यू मार्क माय वर्ड सोहित, अव्वल तो सरकार ने गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं किया है नीट एग्जाम को लेके कि ये जो रीनीट होगा 21 जून को, उसमें गारंटी लेते हैं कि लीक नहीं होगा। वो कह रहे हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम सारी त्रुटियां मिटा देंगे। गारंटी शब्द नहीं सुना मैंने अभी तक। लेकिन ये सब बताया जा रहा है, आपकी प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं और एयरफोर्स से भी उड़ के जाएगा और ये भी होगा और हाउस अरेस्ट हो जाएंगे जो लोग, मतलब कैद खाना बना दिया जाएगा जो पेपर लिखेंगे सब कुछ। अब आप ये देखिए कि अगर ये नीट का री एग्जाम सफल हो जाता है, अव्वल तो ये बड़े शर्म की बात है कि आप एयरफोर्स चली आ रही है और पीएमओ का ये काम है बैठ के एग्जाम कराए। फिर तो इसी चीज पर इस्तीफा हो जाना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। फिर उसके बाद अगर ये सफल हो गया सोहित 21 जून को और नतीजे आ गए और ये हुआ कि भाई अब पूरा ही एकदम सही हो गया है, कोई लीक कोई फूट कुछ नहीं हुई, तब आने शुरू होंगे सिस्टमैटिक ट्वीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई थैंक द मोदी गवर्नमेंट, कर दिखाए इन्होंने, एग्जाम करा दिया। तब वो वाली मार्केटिंग शुरू होगी जो बीजेपी करती है। मेरा यह कहना है कि सीजेपी की एक उपलब्धि यह हो गई कि इस देश के एक एक जेंजी तक अब यह बात पहुंच गई है कि गुरु एयरफोर्स की मदद ले रहे हो, पीएमओ बैठ के एग्जाम करा रहा है सब कुछ, तो इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो लानत है, और अगर इसके बाद तुम कर ले जा रहे हो तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। ये शर्म की बात है कि आप ड्यू कोर्स में एग्जाम तक नहीं करा सकते कि पीएमओ बैठ करके दूरबीन लेकर के देख रहा है। सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द मैसेज। सो मैं तो बॉटम लाइन बार बार यही बोलूंगा, मैं संदेशवाचक में रुचि नहीं रखता। रुचि बस यही रहती है कि संदेशवाचक कहीं गलत ना चला जाए, क्योंकि यहां पर हमें बहुत क्लियरली एक चीज एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एंड जर्नलिस्ट जो न्यूट्रलिटी का चोगा नहीं उड़ते हैं, संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा जो है ना, वो बैलेंसवादी नहीं है तराजू लेकर के कि मतलब हम बिल्कुल थोड़ा सा 2 ग्राम इधर भी, 2 ग्राम बीजेपी, 3 ग्राम आप, ऐसे करके अपना तराजू हमें तोलना नहीं है। पॉइंट इज, आज की डेट में एग्जाम सिस्टम और छात्रों को लेकर के एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है क्योंकि एक इन अटर डिस्प्ले ऑफ इनकॉम्पिटेंस एक एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो नहीं करवा पा रहे हैं, फेल किए हैं बहुत क्लियरली, और सरकार उनको पूरा समर्थन दे रही है कि उनको अभी तक हटाया नहीं है। इस चीज को लेकर के अगर कोई प्रेशर ग्रुप ये संदेश उठा रहा है तो उस संदेश का समर्थन है, प्रेशर ग्रुप का नहीं, संदेश का समर्थन। और अगर संदेश में थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे तो फिर हमारा काम यह है कि हम बैठ करके वो भी बोले। एट द सेम टाइम सोहित और मैं कोई भाई हम लोग बहुत ऐसे भी विद्वान नहीं है, इतने पढ़े लिखे कि सारी बातें हमारे मुख से जो निकले वो सही ही सही हो, हम भी गलत हो सकते हैं, तो हम अपना भी कोर्स करेक्शन करेंगे। हो सकता है 4 बात आप दर्शकों से, आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए एक ट्यूटोरियल होते हैं, सोहित के लिए ट्यूटोरियल होते हैं। हम जानते हैं कई बार
सोहित आपको पता है उस कमेंट्स में ऐसी करेक्शन मिलती है कि फिर जाकर के किताब में देखना पड़ता है कि हाँ यार ये तो गलती हो गई यार, लेकिन एडमिट करेंगे, इंसानी है ना। सो द पॉइंट इज क्राइसिस इज ऑन द ग्राउंड सोहित, बॉटम लाइन संदेश वाचक से ज्यादा जरूरी वो संदेश होना चाहिए। और ये जो गंदी बीमारी अभी कांग्रेस को लग गई है, रोग लग गया है कि मैं सबसे बड़ा, वो उससे जरा बचिए। अगर आपको सही में बड़ा बनना है तो कुछ ऐसा करिए जिससे इंपैक्ट दिखे, और यही मैसेज कॉकरोच जनता पार्टी के लिए भी है। डोंट जज योर सेल्फ बाय द क्राउड और द आप कहां कहां जा रहे हैं और कितनी भीड़ आपने जुटा ली और कौन सी किताब आपने यूं उठा ली और कैसे यूं करके आपने स्पीच दे दी और रील कितनी वायरल हुई। अंत में साल भर के बाद आपको आपकी वायरलिटी के लिए नहीं, आपके इंपैक्ट के लिए जाना जाएगा। और सोहित, इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए 2 pronged और 2C अप्रोच अख्तियार करनी पड़ती है। कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड कॉन्वर्जेशन व्हेन द डोर्स ओपन। कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्वर्जेशन दोनों अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप सिर्फ आंदोलन जीवी बन के रह जाएंगे, फिर आपकी बोली हुई बात का इंपैक्ट नहीं होगा, आप डिस्क्रेडिट और हो जाओगे। लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि ये तो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, इनका कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो यू हैव टू क्रिएट इंपैक्ट। इंपैक्ट क्रिएट होता है कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्वर्जेशन दोनों की, 2 रेल की पटरी जब साथ चलेंगी तब उस पर एक इंपैक्ट की रेलगाड़ी चलेगी। सोहित, बिल्कुल मेरी तरफ से भी ऐसे ही बॉटम लाइन है, जो संकेत ने कहा उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, उससे 100% हम दोनों सहमत हैं। और इसके साथ साथ ये देखना होगा कि इतने सारे आंदोलन या 2 करोड़ फॉलोवर्स या हजारों की संख्या में जहां जहां पर भी आपका आंदोलन हो रहा है, उसके आगे आप हासिल क्या करते हैं? क्या सरकार को फर्क पड़ता भी है, या फिर आप और दूसरे पार्टी जो हैं आपस में लड़ते रह जाएंगे और मामला वहीं पर रह जाएगा? जैसे कि संकेत ने कहा, आप आगे जाकर करते क्या है, इसका कितना इंपैक्ट होता है, आपका ये जो प्रेशर सोशल मीडिया पर बन रहा है, तो वो आगे आप अपने प्रेशर को बनाकर जो आपकी मांग है उसे आप मनवा पाते हैं या नहीं, इस पर लोगों की ध्यान होगा। क्योंकि बात तो बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी करते हैं, मैं और संकेत भी बहुत अच्छा बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग हमारे पीछे आ जाएं, क्योंकि आप उसके बाद डिलीवर क्या करते हैं, आपको लोग क्यों आपके पीछे हैं, ये देखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ क्योंकि हमने बात की है और बॉटम लाइन की बात की है, तो जैसे कि आपने कहा कि संकेत कि हमें हर तरफ से ट्रोलिंग किया गया और हर जगह से कई सारी चीजें कही गई, और इस बीच को कुछ लोग मुझसे कह रहे थे तुम समझते नहीं हो, वो इसका टीम भी है, वो उसका टीम भी है, आप इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो, आपके वजह से कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, आपके वजह से उसको नुकसान हो सकता है। तब एक बात जो मैंने यहाँ पर सुनी, जो निखिल वागले सर ने एक इंटरव्यू में कहा, वो बात बहुत सही लगी मुझे और मुझे लगा कि वो दोहराना चाहिए। उनका ये कहना है और बहुत सही है कि हाँ, सरकार में नरेंद्र मोदी हम उनके खिलाफ बोलेंगे, दिन रात बोलते हैं और लगातार बोलते रहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम यहां पर बैठे हैं कि फलाने पार्टी के फलाने नेता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते, नहीं। कल अगर आप सत्ता में आएंगे तो हम आपसे भी सवाल पूछेंगे। पत्रकार का काम एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए और वही हमारा काम है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहेंगे। जो सत्ता में रहेगा उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए, ना संकेत ने पत्रकारिता की शुरुआत की, ना मैंने की, और ना ही संकेत ये चैनल इसलिए चला रहे हैं कि फलाने को कोई प्रधानमंत्री बना दे, ढिमकाने को कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दे, और ना ही मैं उसके लिए इस चैनल को चला रहा हूं। तो हमारे पास ना ही किसी का फंडिंग है, ना ही हम किसी के पेरोल पर हैं। हम जो कहते हैं वही कहते हैं जो हमें लगता है, और क्योंकि हमारा चैनल है इसलिए खुलकर ये बात करते हैं। और इसलिए बॉटम लाइन में संकेत ये बात करने की जरूरत थी, और देखना होगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी या इस पूरे आंदोलन का आगे जाकर क्या होता है। दर्शकों, जैसे कि हमने कहा, ये हो गया पार्ट 1 जिसमें हमने कॉकरोच पर बात कर ली। अब दूसरा पार्ट की शुरुआत करते हैं संकेत, जो हम लोकतंत्र की बात करेंगे, क्योंकि बतौर वोटर आप जो कुछ करते हैं, आपका जो भी फैसला होता है, शायद सरकार को और जिन नेताओं को आपने वोट दिया है उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ कि जितने लोग जीत कर आए वो यहां से वहां चले गए थे, 2022 में हमने देखा था, 2026 में भी हम सुनते हैं संकेत, तो नाम भी रखा गया ऑपरेशन टाइगर, कि उद्धव ठाकरे के जो 9 एमपीज आए उसमें से 6 कभी चले जाएंगे, तैयारी हो रही है, आज का दिन है, कल का दिन है, ऐसी बातें होती रही। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के 1 महीने बाद, चुनाव में ममता बनर्जी को कोई उनके टीएमसी के लोग, सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री बना रहे थे, कुछ कह रहे थे हम दिन रात भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन अब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और 1 महीने के अंदर बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज वो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, और 80 जो उनके एमएलए आए हैं उनमें से 64 एमएलए
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें या ना करें, ममता बनर्जी से बगावत करने को तैयार हैं। तो जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ था, वैसे ही कुछ अब पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव हारते ही दो टूक हो गई है पार्टी की। आपने वोट दिया होगा, तब 2024 में आपके मन में गुस्सा होगा, नहीं गुस्सा होगा, कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके वोटों की कदर ना करते हुए चुनाव हारने या जीतने के बाद ये जो नेता हैं, ये जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, वो अपना अपना जो फायदा कैसे हो सकता है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल नहीं है। और यह है पार्ट 2 जिसकी शुरुआत हम करते हैं। संकेत, आपने इस हफ्ते महुआ मोइत्रा से भी बातचीत की है, आप लगातार इस मुद्दे को देखते भी आए हैं। किस तरह से आप ये पूरा मामला देखते हैं जो तृणमूल कांग्रेस का है, लोकतंत्र को लेकर भी और पश्चिम बंगाल के भविष्य को लेकर भी? सोहित, टर्नकोट्स एक ब्रिटिश फ्रेज है जो ये कहा जाता था कि एक जमाने में लोग क्या करते थे, उनका कोट वोट जो है जब थोड़ा सा फटवट जाता था तो फिर वो अंदर की जो बाहें हैं उसको बाहर निकाल के और मतलब डबल साइड कोट वो पहन लेते थे। तो इस तरीके के जो लोग ये काम करते थे इसको कहा जाता था टर्न कोट। फिर इसके पॉलिटिकल मीनिंग निकाले जाने लगे और यहीं से वो फ्रेज आया है। या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टर्न कोट अगर आप बोलेंगे अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे, हिंदी में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर आप बहुत इज्जत देना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों को तो उनको बोला जाता है बागी, रिबेल, है ना। अगर आपको उनको इज्जत नहीं देनी है तो उनको बोला जाता है गद्दार, ट्रेटर, है ना। तो ये आपने शब्द अलग अलग, आप किस कैंप में हैं उस हिसाब से तय होगा। वन मैन्स रिबेल इज द अदर मैन्स ट्रेटर। एक खेमे का बागी दूसरे खेमे का गद्दार होता है। और राजनीति आज से नहीं, आप 60, 70, 80 के दौर में जब बहुत ज्यादा ये होने लगा तब इस देश में एक एंटी डिफेक्शन कानून आया। वो कानून ये सोच करके लाया गया कि भाई ये जो दल बदलू लोग हैं, पलटू, इनको जरा रोका जाए। थोड़ा बहुत रुके, लेकिन फिर इतनी मोटी चमड़ी होती है नेताओं की कि फिर इन्होंने दल बदलू कानून में पेंच निकालने शुरू किए। ऐसे इस क्लॉज में ये है तो ऐसे करके बच जाएंगे। ठीक है, पहले ये था नियम, आप याद कीजिए, मैं तो यूपी का क्योंकि वो केस कवर किया हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने बसपा के विधायक तोड़ लिए थे, तो एंटी डिफेक्शन का कानून तब तक 1/3 विधायकों के लिए था कि 1/3 लोग अगर टूट करके आ जाएं तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। उसके बाद फिर यह कानून बदला और 2/3 किया गया, यानी कि 66% अगर लोग टूट के आएंगे। अब को जो कानून है सोहित, वो कानून जैसे कि आपने बताया शेड्यूल 10 जिसके बारे में हम भर भर के दह बाल्टी बात करते रहते हैं, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है कि पूरी पार्टी को मर्ज करना होगा और वो भी विलय करना होगा इनटू अनदर पार्टी, तब वो लीगल माना जाएगा। बॉटम लाइन ये है सोहित कि इन सब के बीच में हम एक चीज भूल रहे हैं और वो है जनता का मैंडेट। जनता ने आपको क्या बोल करके भेजा है, आप जनता के पास क्या बोल करके चुनाव जीत करके आए हो और उसके बाद आप क्या करने लगे। और यह समान रूप से हर किसी पर लागू होता है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की आलोचना में लागू हो रहा है जो उन्होंने पार्टियां तोड़ दी, तो फिर ये शिवसेना के ऊपर भी लागू होता है कि वो चुनाव तो बीजेपी के साथ जीत के आई और फिर उसके बाद टूट करके अघाड़ी में चली गई और एक पोस्ट पोल फॉर्मेशन बना लिया। सो व्हाट इज बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। क्या बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट तभी होगा जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से टूट करके और उसके बाद फिर एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं और चले जाएं, जो टीएमसी के केस में हो रहा है। या फिर पब्लिक बिट्रेयल उस चीज को माना जाए कि आप एक प्री पोल अलायंस में थे, कुछ बोल करके आए और उसके बाद चुनाव के एकदम बाद आपने अपना पोजीशन ही बदल दी। पब्लिक ट्रस्ट बिट्रेयल किस चीज को माना जाए? तो मेरा तो यह मानना है
कि किसी भी चुनावी प्रणाली में या देश के लोकतंत्र में आप अगर पब्लिक को एकदम लास्ट में रखोगे तो प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजें उसी चीज से आ रही। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर चलेगा, मैं अंग्रेजी के लिए जो वीडियो बनाता हूं द फेडरल के लिए, वहां पर चलेगा। सोहित, आई हैव इंटरव्यूड अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो साइंसिस पो पेरिस के एक बहुत ही विद्वान, उनका नाम है जील वर्निए, और वो हिंदुस्तान पर बहुत बहुत डिटेल स्टडी करते हैं और बहुत ऑब्जर्व करते हैं। और उनका ये ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बोला था दी एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिफेक्टिव। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदलू कानून इतना डिफेक्टिव है कि हम ये सारी चीजें रोक ही नहीं पाते हैं। और इसको लेकर के ना, देखिए क्या है कि पब्लिक ट्रस्ट क्या हो और क्या नहीं हो, इन सब चीजों को लेकर के भी एक, आप इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, इसको तमाम और चीज कह सकते हैं। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई अगर मैं चुन के आया एक पार्टी में और मुझे वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं लग रही है, तो फिर जनता के हित में मेरे पास ये हक होना चाहिए कि मैं कहीं और चले जाऊं। अब देखिए सोहित, ये आर्गुमेंट जो है ना, ये ग्रे एरिया है, ये तो तुरंत फायदा उठा लिया जाएगा। यानी कि मैं बतौर सांसद या विधायक, मेरे ऊपर कोई भी प्रलोभन अगर मुझे मिलेगा, और क्यों प्रलोभन में आते हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स, प्रलोभन में क्यों आते हैं जबकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये दल बदलू 2024 के चुनाव में जितने बीजेपी ज्वाइन किए थे, 33% सक्सेस रेट था उनका, यानी 2/3 जो दल बदलू थे वो हार गए थे बीजेपी में। तो कोई फायदा भी नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत कहने, लेकिन फिर भी ये क्यों करते हैं लोग सोहित? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश में चुनावी प्रक्रिया, चुनाव जीतना, चुनाव में खड़ा होना, लड़ना एक बहुत बहुत महंगा सौदा है। करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों। आप सोचिए ना किस तरीके के रेट्स की बात हो रही है। ऐसे कैजुअली लोग बात करते हैं कि 30 करोड़ का ऑफर दिया, 50 करोड़ का ऑफर दिया। अरे ये कोई 30-40 मेलोडी टॉफी देने जैसा थोड़ी है। करोड़ों की बात हो रही है भाई, आप समझ रहे हैं? यहां करोड़ बोलते गले में होने लगता है, और यहां बिल्कुल मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि मोनोपोली वाला पैसा हो कि पुणे खरीद लिया मैंने 1500 रुपए में। है ना? तो ये वो वाली चीजें इसलिए हो रही हैं, और इसलिए लोग दल बदलते हैं क्योंकि आपने इतना पैसा, सारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का खेल, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं। तो मैं आया, मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, फिर उसके बाद मुझे वो पैसे की रिकवरी करने को उतना ज्यादा एवेन्यू नहीं मिल रहा है, मैं हो सकता है फंस और जाऊं, ईडी वीडी का चक्कर हो जाए। तो फिर एक लीस्ट ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी ढूंढो, कोई एक ऐसी पार्टी ढूंढो जहां पर मुझे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मेरा फायदा बहुत ज्यादा ना हो तो मेरा नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। लोग फिर इस तरीके से सोचने लगते हैं, और इसलिए ये दल बदलू होता है। और फिर आप जिस दल में जाएंगे उसके हिसाब से ये निर्धारित होगा कि आप बागी हैं या फिर आप गद्दार हैं। ये डेफिनेशंस पॉलिटिकल डेफिनेशंस हैं। लोगों के साथ तो ये हो गया है सोहित कि अब लोग इतना ज्यादा ये होते हुए देख रहे हैं कि लोगों ने भी इसको नॉर्मलाइज कर दिया। आप अगर लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ वो दे दिया होगा प्रलोभन, अरे ये तो कमल हो गया, कमल, ऑपरेशन कमल हो गया। अभी इतना ज्यादा कॉमन कर दिया है इस बात को। मेरा तो ये कहना है कि इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ को सोहित एकदम रिविजिट करना चाहिए। सेट इट इन स्टोन, सेट इट इन स्टोन। आप जिस फॉर्मेशन में या आप जिस पार्टी में या आप जैसे भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बोल करके आप जीत के आए हैं, तो फिर आप उससे अगर चेंज करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। कोई रिलैक्स, एंटी डिफेक्शन लॉ 100% होना चाहिए, 66 और 2/3 और 1/3 नहीं, पूरा 100%। पूरा मर्ज करो, एक एक इंसान, एक भी अगर ना माने तो वीटो पावर नहीं हो सकता, तभी रुकेगा, वरना नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला सोहित। और ये जनता के साथ धोखा है ना, ये जनता के साथ नाइंसाफी है। आप क्या बोल करके आए और उसके बाद क्या कर रहे हो? और अगर आपको इतना ही पैशन है कि आपको लगता है कि नहीं भाई अब जनता का हित मैं वो दूसरे वाले दल में ही पूरा कर पाऊंगा,
तो आप रिजाइन कीजिए, दोबारा चुनाव लड़िए, जीत के आइए, शो दैट यू हैव द पब्लिक ट्रस्ट। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और फिर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि बड़ा खर्चा हो जाएगा, इतने सारा पैसा लगेगा, फिर तो चुनाव ही मत कराओ। मत कराओ चुनाव, बहुत पैसा खर्च होता है, लोकतंत्र को बनाए रखने में भी पैसा खर्च होता है, सब खत्म कर दीजिए। ये थोड़ा सा सैनिटी, आपको उस सिस्टम की इज्जत और लास्ट मैन स्टैंडिंग के, वरना उस वोट की वैल्यू क्या है यार? क्या है आप बताइए? कुछ नहीं है। 500 रुपया एक शराब की बोतल और 2 चिकन के लेग पीस, ये वैल्यू है। ये है तो फिर तो आप वो उस लाइन में खड़े हो जाइए, आधे लोग बागी बोल दीजिए, आधे लोग गद्दार बोल दीजिए, आपको वही उसी तरीके का लोकतंत्र मुबारक। सोए बिल्कुल संकेत, आपने जो कहा कि ये 100% होना चाहिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सत्ता में आता है वही ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सोहितवा समझ गया, रैकेट समझ गया है सोहितवा, इसीलिए नहीं करते ये लोग। हर किसी को पता है कि ये जब मैं क्या कहता हूं, हमेशा से मैं ये बात कहता हूं कि एक आजाद मीडिया और बोलने वाला मीडिया केवल विपक्ष के लोगों को पसंद है। ऐसे ये जो सारे नियम कानून होते हैं, कोई भी हो विपक्ष में, जब तक विपक्ष में होता है ना, हर किसी को ये अच्छा लगता है। जैसे वो सत्ता पक्ष में जाते हैं तो बाकी सारी चीजें हर किसी की एक तरह होती हैं। मैंने वो दिन किसी को मजाक में कहा भी, एक छोटा मोदी तो हर किसी के मन में होता ही है संकेत, चाहे आप किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, एक छोटा मोदी हर कहां पे होता है। बहरहाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आप बतौर जो जनता आप वोट देते हैं, आपके यहाँ पर क्या कदर है? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप और मैं जैसे जो कॉमन मैन है, वो इस चुनाव को नहीं लड़ सकते। आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है, बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए होता है, आप किसी बिजनेस को चला रहे होते हैं। और ये जो बिजनेस वाले हैं वही अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉलिसीज भी वही बना सकते हैं, यहाँ पर मोनोपोली भी हो सकती है, और तो और आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जो आंकड़ा संकेत दे रहे हैं 30-35 करोड़ का, महाराष्ट्र में जब शिवसेना के लोग गए थे तब ऐसे ही आरोप लगा था कि एक एक विधायक के लिए 50 करोड़ दिया गया था। और संकेत, आपको पता है कि यहाँ पर करोड़ को खोका कहते हैं, जो यहाँ पर दूसरी भाषा है, उसमें एक मुंबईया भाषा में। तो वहां पर उस समय शिवसेना यूबीटी के लोगों ने एक स्लोगन का भी शुरुआत किया था कि 50 खोके एकदम ओके। 50 मतलब 50 खोके आ गए और वो एकदम ओके हो गए। लेकिन यहाँ पर अब होगा ये कि अगर लोग यही सोचते रहेंगे कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, ईडी आईटी सीबीआई तो नहीं लगा देंगे, मुझे जेल में तो नहीं भेज देंगे, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस सब के चक्कर में आपको सोचना होगा कि आपके बारे में, आप यानी वोटर के बारे में कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है कि आपके यहाँ की जो सरकारी स्कूल हैं उसे सही करने हैं, आपके सड़क को सही करना है, या फिर आपके अस्पताल को सही करना है? यहाँ पर तो ये देखा जाएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को मैं सड़क का ये कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि मुझे फायदा मिलेगा, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को मैं अस्पताल का काम दे दूं कि वहां पर मुझे फायदा मिले, या मेरे ही किसी रिलेटिव का सीमेंट का इस्तेमाल हो यहाँ के जो सड़क बन रहे हैं उस पर, ताकि घर पर ही पैसा आते रहे। तो जो लोग हैं, आप लीस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इन नेताओं के लिए। इसलिए मैं तो अब ये जो मैनिफेस्टो बनते हैं उसे भी देखना मैंने छोड़ दिया है संकेत। आप मैनिफेस्टो किस चीज को लेकर बनाते हो, आप कर क्या चीज रहे हो? और यही मैंने कहा ना, ये टीएमसी के एमपीज थे, उन्होंने बहुत सारे इसमें कहा कि अरे ममता बनर्जी हमारी नेता हैं, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। या फिर यही एकनाथ शिंदे जो हैं, वो 1 महीने पहले तक फिल्म निकाले थे यहाँ पर उन्होंने 2022 में बताने के लिए कि कैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कैसे महाराष्ट्र में काम हो रहा है, कैसे चीजें अच्छी हो रही हैं। धर्मवीर फिल्म निकाला था कि कैसे शिवसेना ने चीजें की हैं, आनंद दीघे जिन्हें वो गुरु मानते हैं, उन्होंने कैसे काम को किया हुआ है। और फट से हमने क्या देखता है कि उसके बाद चीजें बदल गई और एक दिन में कोई यहाँ का वहां हो गया, कैसे चीजें अलग हो गई। और इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। ये घर से नहीं निकल रहे थे, वहां पर मुझे इज्जत नहीं मिल रही थी, मुझे ये प्रॉमिस किया गया था, हमने जो उम्मीद की थी वो हमें नहीं मिला, मुझे ये सारे वादे किए गए थे, वो सारी चीजें नहीं हुई। इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आपसे और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक आप प्राइवेट बिजनेस की तरह देखें कि मैंने चुनावों से पहले इतने करोड़ रुपए लगाए, तो अगर मैं इतने करोड़ लगा रहा हूं तो मैं कितने करोड़ निकाल सकता हूं, पहला तो ये। और अगर मैंने इतने करोड़ लगाए हैं, सब तो वाइट होगा नहीं, मैंने करप्शन भी किया होगा। तो ऐसे में मैं जेल नहीं जाऊं, मुझ पर कार्रवाई ना हो, मेरे दफ्तर बंद ना हो, मेरे ऑफिसेस पर रेड्स ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
यही पूरा खेल हो चुका है संकेत, और इसी में लोग अड़े हुए हैं, ये नेता लगे हुए हैं। फिर आपको आपस में लड़ा देते हैं कि अरे ये तो ये ऐसा है, वो गद्दार है, ये रिबेल है, इसके साथ यहां पर गलत हुआ, उसके साथ वहां पर गलत हुआ। पर्दे के पीछे आप पाएंगे कि ये जो लोग एक दूसरे को गद्दार और रिबेल कहते हैं हर जगह पर, और ये मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है, उनके साथ में कई जगहों पर बिजनेसेस चल रहे होते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपका जो कैश इनफ्लो है वो खत्म ना हो और आप लड़ते रहिए, क्योंकि इससे दोनों को फायदा होता है। तो यहां पर जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें भी पता है कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आपको चुनावों के समय कोई चीज कह दी जाएगी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, और आप वोट दे देंगे, या फिर धर्म के नाम पर आप वोट दे देंगे। फिर आप बोलेंगे कोरोना के समय कि अरे ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा। अब आप बोलेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पेट्रोल जो है 100 पार हो गया, 111 पार हो चुका है, सीएनजी में दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव में ये आपके मुद्दे होने चाहिए, वो आपके मुद्दे नहीं होते हैं। किसने क्या खाया, कौन मटन मछली मंगलसूत्र की बात कर रहा है, इसने कब पूजा किया, उसने कब नहीं किया, यही सारी चीजों में आपको उलझाया रखा जाता है, ताकि ये जब ऐसा समय आता है ना, 1 महीने के अंदर पलट जाना। यानी मैंने डेटा निकाला था, एक सेकेंड, ममता बनर्जी को कितने वोट्स मिले हैं, 40% वोट्स मिले हैं संकेत, और बीजेपी से केवल 30 लाख वोट कम मिले हैं। 3 मिलियन वोट जो हैं भारतीय जनता पार्टी से कम मिले हैं। अब जितने लोगों को इतने वोट्स दिए गए, वो चाहे एमपीज हो जब 2024 में इलेक्शन हुआ था, या अभी एमएलएज हो, क्या इन एमएलएज ने ममता बनर्जी को तो छोड़ दीजिए, वो एक पॉलिटिकल फ्रंट हो गया, लोगों के साथ गद्दारी नहीं किया? लोगों ने जिस भरोसे से आपको वोट दिया, 5 साल में एक लोकतंत्र में आपको अधिकार मिलता है वोट करने का, उनके साथ तो आपने गलत नहीं किया। यही ममता बनर्जी को इन लोगों ने इतनी बड़े पैमाने पर सेल करने की कोशिश की। अच्छा, अगर वो चुनाव जीतकर आ जाती ना, तो सब कुछ सही होता, फिर वो टाइग्रेस भी होती, वो कैसे लड़ना जानते हैं, वो सारी चीजें होती। अब तो ऐसा समय आ गया था कि चुनाव के बाद जब बाइपोल हो रहा था फाल्टा में इलेक्शन के लिए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हो पाया। या फिर अब अचानक से हम देखते हैं अभिषेक बैनर्जी पे कहां पर अंडे फेंके जा रहे हैं, उन पर मारपीट की जा रही है, और अब कोई नहीं कह रहा है कि ये जो वही पश्चिम बंगाल है जो ममता बनर्जी के समय जंगल राज होता था। तो मैसेजिंग और मैसेज कैसे चलाना है वो इन सभी को पता है। और यहां पर संकेत ये भी देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि हर बार आपके पास ही कैसे लोग आते हैं, ये क्यों हो जाता है, ये कौन सा आपके पास ताकत है कि हर कोई वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, पानी पी पी कर आपको गाली क्यों ना दे, जैसे ही नतीजे आते हैं और लगता है कि आप सत्ता में आएंगे, आप अचानक से अच्छे हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये हुआ, पश्चिम बंगाल में भी ये हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में आपका खुद के 208 एमएलए आने के बावजूद अगर आपके पेट नहीं भरा है, आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को और 64 एमएलए हैं जो इससे यहां से वहां आ सकते हैं, तो इसे आप कैसे देखा जाए? एक आंकड़ा और मैंने निकाला था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी पार्टी है आफ्टर बीजेपी, वो टीडीपी है 16 एमपीज के साथ। तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है 12 एमपीज के साथ, और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज एक अलग से एक खेमा बन जाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो टीडीपी जेडीयू से ऊपर पहुंच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से इसको फायदा होगा। यानी 2024 में कितने मुद्दे थे, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कई सारे वादे किए गए, उन सभी चीजों को अब भुला दिया गया है। यानी अगर लोग आपके साथ हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो जीत कर आता है उससे आप अपने तरफ कैसे खींच सकते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा तो कोई और लॉ होगा। हम भारतीय जो होते हैं संकेत, हमें लूपहोल ढूंढना, हमें जुगाड़ करना बहुत अच्छे से आता है कि कहीं से भी कोई लूपहोल ढूंढ लो तो कोई नया लूपहोल ढूंढ लिया जाएगा। या फिर ये जैसा यहाँ पर असली शिवसेना बनकर ये जो पूरा चुनाव के बाद से 2024 में इनका कार्यकाल 2019 से 24 वाला खत्म हो चुका है, हम 2026 में हैं, लेकिन अब भी एकनाथ शिंदे और उनके एमएलए के खिलाफ 2019 वाले इलेक्शन के बाद का डिस्क्वालिफिकेशन उनका होगा या नहीं होगा, इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। कब वो फैसला आएगा और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आगे के चुनाव हो चुके हैं, बात आगे बढ़ चुकी है, जो होना था वो हो चुका है और लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर आपको दूसरे मुद्दे दिए जाएंगे, कभी धर्म के, कभी जात के, कभी भाषा के, कि आप इस पर लड़ते रहें और आप इनमें से ही चुनिए। यानी जो शुभेंदु अधिकारी आज से कुछ साल पहले तक इनके लिए एक भ्रष्टाचारी था, वही अब इनके लिए नेता बन जाता है, और जो लोग इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे
वही अब इनके लिए वोट भी देंगे। लोग वही हैं, खिलाड़ी वही हैं, खेमा बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस सब के बीच में आम आदमी को मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू और आप फिर इमोशनल मुद्दों में यहां वहां फंस जाते हैं और फिर यही लोकतंत्र में आपकी इज्जत रह जाती है कि आप महज एक दिन आकर बटन दबाते हैं और आप बटन जो कुछ दबाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे का खेल पहले से ही सेट हो चुका है। अब तो इन्हें चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ती है संकेत। और इसमें क्योंकि आपने एक चीज बताई, देखिए एक तो होता है कि अब आप कानून के हिसाब से चलें, जैसे कि इस देश में प्रॉपर्टी वगैरह के मामले होते हैं, जो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो सिविल अदालत में चला गया, ठीक है। अब सिविल में आपका केस दशकों तक चल रहा है, बाप ने केस किया, बेटा लड़ रहा है, पोता जीत या हार रहा है, तो वही चीज अब इलेक्शंस के लिए भी हो गई है कि एक बार जो होना था वो हो गया, मामला अदालत में गया, इतने में एक राउंड चुनाव खत्म होके दूसरा राउंड चुनाव, तीसरा राउंड चुनाव, वो सब हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक जो ये आपको बहुत क्लियरली एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो या तो उस पर लीगल सेटलमेंट जल्दी हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से हो। और अगर वो चीज नहीं हो रही है कि आपको बहुत पक्ष को सुनना है, तो यू प्लीज डू अवे पब्लिक इन द नेम ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। लोगों के भरोसे के नाम पर जिस फॉर्मेशन, जिस फॉर्मुलेशन में चुनाव लड़ा गया है, एक इंडिविजुअल ने लड़ा है या फिर एक समूह ने समूह बन के लड़ा है, तो फिर आप पब्लिक ट्रस्ट किसे कहते हैं इसको परिभाषित कीजिए। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, कोई नहीं करेगा, राजनेता बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि उनको किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जनता यह डिमांड करे कि अगर आपने वो फॉर्मेशन तोड़ा, फॉर्मेशन तोड़ने का मतलब क्या हुआ, 2019 में बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े, चुनाव नतीजे के बाद शिवसेना डूब निकल करके इधर, यह पब्लिक ट्रस्ट का बिट्रेयल है क्योंकि आप उस तरीके से चुनाव नहीं लड़े थे। सिमिलरली आप यहां पर इंट्रा पार्टी अगर तोड़ रहे हैं, आपने तृणमूल कांग्रेस को ही दो फाड़ कर दिया या शिवसेना को कर दिया, एनसीपी को कर दिया, तो ये लोग जो मिड टर्म शिफ्ट हुए हैं, चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये सब बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट में आए। और आप एंटी डिफेक्शन में बहुत क्लियरली डिफाइन कर दीजिए कि ये प्रावधान ही नहीं है, यू कांट डू इट। या तो फिर फ्री फॉर ऑल कर दो कि ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी बन के आइए, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि एक इंसान अपना एमएलए या अपना एमपी चुनता है, तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुना, इसका उसकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना सांसद जी चुने, मेरा भरोसा उनकी पार्टी में नहीं है, नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और मेरा सांसद या मेरा विधायक जो तय करेगा वो उसमें मेरा पूरा ट्रस्ट फॉर 5 साल। या तो नियम ये हो जाए, कोई पार्टी विप नहीं, कुछ नहीं, पार्टी के गुलाम फिर कोई ना रहे, या तो 0 करो या 100% करो, अदरवाइज ये पब्लिक के ट्रस्ट का मजाक है यार, ये बिल्कुल मजाक है। ये ना आपको एक ये उड़ाया जा रहा है, एक फ्यूडल सिस्टम में ये बताया जा रहा है कि भाई गद्दार और ये और वो। पलट के लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई ये कैसी डेमोक्रेसी कि मैं जीत के आऊं और उसके बाद फिर मैं एक पार्टी की मर्जी का गुलाम ही रहूं, भले ही वो मेरे लोगों के इंटरेस्ट में हो या ना हो। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा सकता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कानून बदले और कानून बहुत स्पष्ट हो। इसमें बिल्कुल जैसे हमारे संविधान बनने से पहले जो डिस्कशंस होती थी ना, उस तरीके की एक डिस्कशन मुझे ऐसे लगता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दोबारा होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लियर करो यार मेरे वोट की वैल्यू क्या है। अगर तो आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरे वोट की वैल्यू ये है कि एक इमोशनल मुद्दा, एक हिंदू मुस्लिम, एक दंगा, शराब की बोतल, 2 चिकन के लेग पीस हैं, पौवा, 500 रुपए या 1500 रुपए का नोट, अगर ये है मेरे वोट के वैल्यू, तो फिर तो भाई क्या बोले, फिर आपको ऐसा लोकतंत्र मुबारक हो। और अगर आपको वाकई इसको मजबूत करना है तो फिर आप ये डिफाइन कीजिए कि एक नेता जीत के बाद क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और अगर वो तोड़ता है तो उसके परिणाम क्या हो, इतने घातक परिणाम हो कि वो डरे ये करने से पहले। वरना तो ये फिर सारी चीजें होती रहेंगी। अब ये क्यों हो रहा है,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को 2024 में 240 आए हैं और आप पूरी तरीके से घटक दल पर आश्रित हैं। आप डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करा पाए, विपक्ष ने संगठित होकर के उसको रोक दिया, जिसको आप महिला आरक्षण बोल करके बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि टीएमसी के 20 टूट के आ जाएं, डीएमके से बात कर लें, उनके 22 अपने में ले लें, इधर उधर से और घटक दल। इसको एक एपिसोड किया था मैंने सोहित, दिस इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग, जो चीन बॉर्डर पर हिंदुस्तान के साथ करता है कि एक एक करके आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो कंट्रोल ले रहा है। गलवान में क्या हुआ, यही हुआ। वही चीज आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं। कहीं आप सलामी पतली स्लाइस काटते हैं, कहीं आप पूरी की पूरी सलामी उठा ले जाते हैं। तो काम वही कर रहे हैं आप, और उसके पीछे का मकसद यह है कि 272 अपने आप से हो जाएं या फिर 300 पार हो जाएं। संख्या बल का खेल है, और मैं इसको ताकत का नहीं कमजोरी का प्रतीक मानता हूं जब आप इस तरीके की हरकत करते हैं। बस मेरे तरफ से संकेत, बॉटम लाइन ये होगा कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आपकी बार 400 पार का नारा दिया था। वो 24 में पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 26 में भी ये 400 पार कैसे जाएं उसकी तैयारी शुरू है, इसलिए अलग अलग जगहों से लोगों को लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं बतौर वोटर एक बार वोट करने के बाद 5 साल में अपना वोट नहीं बदल सकता हूं, तो यहां पर ऐसा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो वोट लेकर कहीं पर आया है वो भी 5 साल में इसे नहीं बदल सके। अगर वो अपने पार्टी को बदल सकता है तो वापस वहां पर वोटिंग होनी चाहिए और लोगों को फिर से ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं या नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुझे लगता है कि, और ये सारी चीजें लोकतंत्र के नाम कहते हैं। बहुत सारी सोवियत एडवांस डेमोक्रेसीज में जनमत संग्रह का मत इसीलिए दिया जाता है, राइट टू रिकॉल। मुझे मेरे सांसद में और विधायक में अब भरोसा खत्म हो गया, दोबारा कराओ चुनाव। इसी से स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। ट्रू, वरना तो फिर क्या है यार, फिर क्या वैल्यू है वोट की, मुझे आप ये बताइए। सही बात। और यहाँ पर जो राइट टू रिकॉल के इस बात को लेकर आए थे राज्यसभा में, जो चाह रहे थे कि इसे बिल को लाया जाए राघव चड्डा, वो खुद 10 लोगों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी दर्शाता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे हैं या फिर हेडलाइंस लेकर अपने आप को बड़ा नेता या प्रोग्रेसिव नेता बता रहे हैं, उन्हें भी मौका, संकेत, ये सारी चीजें एक मौके की बात है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिन्हें मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, और जो अब तक करप्ट नहीं है या खेमा नहीं बदले हैं, शायद उन्हें नहीं मौका मिला है। अगर हर कोई यही करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के नाम पर ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को बताइए। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपने एक्सपांशन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आप बन जाइए वेस्ट इंडिया कंपनी गुजरात लिमिटेड, जहां से आप जो सारी चीजें इस देश में करना चाहते हैं आप करिए। लोकतंत्र के नाम पर इसे कर आप कम से कम लोगों का अपमान मत कीजिए। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर अब भी बहुत सारे फैसले लेने की जरूरत है, चाहे वो सड़क से लेकर, स्कूल से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वुमेन सिक्योरिटी से लेकर, जॉब लॉसेस से लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर इकोनॉमी तक। लेकिन इस पर हमारे नेताओं का फोकस इसलिए नहीं जाता है। और आप जो कह रहे थे, जो हमारा पहला मुद्दा भी था, नीट, सीबीएसई, पेपर लीक, उससे उन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है क्या होगा। आप वोट नहीं दोगे ना, आप किसी और को वोट दे दो, उसे खरीद लेंगे, क्या कर लोगे आप? तो आपके गुस्सा, आपके मुद्दे, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है, अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है, और वो सारी चीजें आपके भविष्य के कॉस्ट पर ये सारी चीजें हो रही है। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक सबसे बड़ा लूजर ना कोई पार्टी के हारने वाला होगा, ना कोई पार्टी का जीतने वाला होगा। आप और मैं, जो कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है, वही इसका सबसे बड़ा लूजर रहने वाला है। तो मेरे तरफ से तो बॉटम लाइन यही है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जैसे संकेत ने कहा, मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि ये कमजोरी की निशानी है। आप अपने दम पर नहीं ले पा रहे हो तो आप एजेंसी का इस्तेमाल कर लो, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर लो, सीएम बनाने का लालच दे दो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होने का लालच दे दो, कई सारी चीजें, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारी चीजें कमजोर लोग करते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक का नतीजा नहीं है, ये आपकी कमजोरी का नतीजा है। कम से कम मेरे लिए संकेत यही बॉटम लाइन है इस पूरे एपिसोड का। सोहित और मैं, दर्शकों, दोनों ही गोविंदा के बड़े अच्छे फैन हैं, और गोविंदा का जो गोल्डन एरा था उसकी फिल्मों के डायलॉग हम लोग अक्सर बहुत डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको हॉटलाइन में, सोहित, मुझे गोविंदा की एक फिल्म का वो सीन याद आ रहा है इसको लेकर के। आपको याद है जिसमें वो हैदराबादी बनते हैं और एक ऐसे ऑफिस में चलते हुए, ये कैबिन किसका है? तो वो कहते हैं सर ये फलाना का है।
बेच मारो इसको और पैसा मेरे नए अकाउंट में डाल देना। टॉयलेट भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा मेरे नए अकाउंट में। तो बीजेपी के लिए आज की डेट में ये गोविंदा का सीन है कि तुम जीत के कहीं से भी आओ, तुमको बेच मारेंगे और पैसा मेरे नए वाले अकाउंट में चला जाएगा। सब लोग बीजेपी में। तो अभी गोविंदा की वो फिल्म आप जरूर देखिएगा, मैं नाम भूल गया उस फिल्म का, पता नहीं क्या था। मुझे भी सीन याद आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। मैं लोगों को बता दूं कि संकेत और मैं मिलते हैं तो एक फैयाज टक्कर वाला जो सीन है वो हर बार हम गोविंदा का देखते हैं, तो हम लोग वो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। और क्योंकि आप भी इससे जुड़े हुए हैं तो आप गोविंदा के रेफरेंस, संकेत मुझे लगता है हर एपिसोड में कहीं कहीं पर आता रहेगा गोविंदा का रेफरेंस। हाँ बिल्कुल आएगा, फैयाज टक्कर। वो कौन सा आवाज, तू लड़ और लेजेंडरी कॉमिक एक्टर हो तो ऐसा हो। एनीवे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोहित, आपका भी एक बार जाते जाते फिर से अपील, दोनों के चैनल के सब्सक्राइब बटन नीचे हैं, प्लीज दबा दीजिए। और इनाम तो क्या ही पाएंगे, बस हमें बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि ये दबाएं और उसके बाद ढेर सारे इनाम पाएं। इनाम नहीं, ढेर सारी खबरें पाएं, ढेर सारा पर्सपेक्टिव पाएं और हम आपका प्यार पाएं, बस। तो उसके लिए प्लीज वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा ये भी एपिसोड देखिए और हफ्ते भर हम और जो एपिसोड्स लेकर के आएंगे वो भी देखते रहिए अलग अलग मुद्दों पर। सोहित जी बिल्कुल, संकेत ने सब कुछ कह ही दिया है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको ये एपिसोड क्या लगा, कैसे लगा, जरूर बताइएगा। जैसे कि संकेत ने कहा, कमेंट सेक्शन में जो आप बातें कहते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी दीजिएगा। उसे भी हम कहीं ना कहीं जहां पर भी संभव होगा उसे इन प्रैक्टिस लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ये एक अब हमारा इनफॉर्मल तरीका है जिसमें संकेत, मैं और आप, हम तीनों मिलकर किसी चीज पर चर्चा करते हैं जो हमारे फॉर्मल प्रेजेंटेशन से इसे बहुत अलग और बहुत रियल रखने की कोशिश है। तो इसे आप ढेर सारा प्यार देते आए हैं, आगे भी देते रहिएगा, यही उम्मीद है। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते 12 बजे एक नए दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।